नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी वितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जो हम लोगों ने जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा शुरू की है, उसके करीब 183 दिन, करीब 6 महीने हो गए। उसी के संदर्भ में, उसी यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से चलकर हम लोग पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान होते हुए आपके जिले छपरा में पिछले 20 दिनों से हैं। पिछले 20 दिनों में मैंने करीब 2/3 प्रखंडों को यहाँ पर पूरा कर लिया है। अभी आगे 10 दिनों तक मैं और छपरा में रहूंगा। छपरा से सोनपुर गए, दिगवारा सोनपुर होते हुए मैं आगे वैशाली जाऊंगा। अभी तक का जो मेरा छपरा में अनुभव रहा है और पूरी पदयात्रा का जो अनुभव रहा है, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपके साथ साझा करूंगा। प्रखंड के स्तर पर भी जब हम लोग पत्रकारों से मिलते रहे हैं तो बहुत सारी इनमें ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले बताई है, लेकिन एक बार मैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा आपसे साझा कर लेता हूं, फिर आपके प्रश्न जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अभी तक 180 दिनों में करीब 2000 गाँव में पैदल चलकर हम लोग गए। ज़्यादातर जो पदयात्रा है वो स्टेट और नेशनल हाईवे और शहरों से अलग हम लोग गाँव में ही करते हैं। 150 लोगों के साथ हर गांव में जाना और पूरी पदयात्रा के दौरान इसको जितनी शुद्धता से किया जा सकता है वो करने का प्रयास है। पदयात्रा का मतलब पदयात्रा है। 2 अक्टूबर से जब हम लोगों ने चलना शुरू किया है तो अभी तक इस पूरी पदयात्रा में कोई भी 1 मिनट के लिए भी गाड़ी का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। किसी गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बैठना ये बिल्कुल पदयात्रा का हिस्सा नहीं है। किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लिया गया है। मतलब दशहरा, दिवाली, छठ, मकर संक्रांति, होली, सब कुछ जहां पर भी पदयात्रा पहुंची है उसी गांव, उसी पंचायत में हम लोगों ने मनाया है। अभी तक जो लोगों की ने बताया, हम लोगों ने देखा, सबसे बड़ी बिहार में जो समस्या दिख रही है वो है बेरोजगारी और पलायन। हर गांव में जहां हम लोग गए हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां 40-50% लोग बेरोजगार है। रोजगार के लिए अपने गांव से, अपने परिवार से दूर जाकर मजदूरी के लिए बाहर के राज्यों में काम न कर रहे हैं। अब बिहार में बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। आप में से ज्यादातर पत्रकार बंधु ये बताएंगे कि भैया ये तो पहले से पता है, लेकिन गांव में जाने से इस समस्या की विकरालता का अनुभव हुआ है। गांव के गांव बिल्कुल नवयुवकों से खाली है। जब गांव में हम लोग जा रहे हैं तो महिलाएं मिलती हैं, वृद्ध मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, नवयुवकों की संख्या बहुत कम है। दूसरा, इसका जो एक सामाजिक पहलू है, कई लोगों को, हमको, आपको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और पलायन ज्यादातर गरीब तबके की समस्या है। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा है पिछले 6 महीनों में कि बहुत आर्थिक तौर पे समृद्ध लोगों के लिए भी अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढ पाना बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरह पलायन जो है वो सिर्फ गरीब लोगों की समस्या नहीं है। गरीब व्यक्ति तो मजदूरी करने के लिए बाहर जा ही रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं उनके लिए भी, उनके बच्चों को भी पलायन करना है, क्योंकि उनकी पढ़ाई या उनकी नौकरी रोजगार के लिए कोई साधन व्यवस्था बिहार में विकल्प न होने की वजह से अच्छे घरों के बच्चों को भी बाहर ही रहना पड़ रहा है। गांव में जब हम लोग जाकर देख रहे हैं तो परिवार की जो एक अवधारणा है, एक जो परिकल्पना है जिसमें माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे रहते हैं, ऐसे बहुत कम परिवार बिहार में हम लोग को मिल रहे हैं जहां पर लोग परिवार के तरह एक यूनिट के तौर पे रह रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर जिनकी बहुत गरीबी है उनके बच्चे तो पूरे जीवन ही बाहर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो आर्थिक तौर पर बेहतर परिवार है, वहां पर भी उनके लोगों को अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नसीब नहीं है। एक तरीके से इस बात को मान लिया गया है कि परिवार में लोग, जब कोई लड़का या बच्ची बड़ी हो जाएगी तो वो परिवार के साथ नहीं रह सकती है, चाहे उसको पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए अपना परिवार छोड़कर ही जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू है। जैसे मान लीजिए मैं अभी 1 साल से पैदल चल रहा हूँ, तो कई लोग इस बात की, 6 महीने से चल रहा हूँ, लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये अपना परिवार छोड़कर चल रहे हैं। लेकिन बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है कि वो लोग अपने बच्चों के साथ, लोग अपने माता पिता, अपने पति पत्नी साथ में रहने की उनकी स्थिति ही नहीं है। अगर वो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तब तो मजदूरी करने के लिए बाहर हैं, साल में 1 बार आते हैं, 10-15 दिन रहते हैं,
बाकी पूरे समय उनके घर में उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, उनको अपने ही बल पे रहना है। तो बेरोजगारी और पलायन मेरी समझ से आर्थिक, सामाजिक हर पहलू, हर नजरिए से ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि बिहार में कृषि की बहुत प्रधानता है, तो किसानों की जो हालत है वो बहुत बदहाल है। उसके पीछे जो 3 मुख्य कारण समझ में आते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो जमीन की ओनरशिप है, चूंकि बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है, उसकी वजह से बिहार में 60% लोग, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय, गरीबों के नाम पर दशकों से राजनीति तो चल रही है, लेकिन भूमि सुधार के दिशा में कोई प्रयास न होने की वजह से बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, उनके पास एक धूर जमीन नहीं है। दूसरी जो भूमि को लेकर बड़ी समस्या है कि जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, उनमें से 40 में से 35 व्यक्तियों की लैंड होल्डिंग जो है, जमीन 2 बीघे से कम है। तो बिहार में जो खेती हो रही है वो कमाने वाली नहीं, खाने वाली खेती है। ज्यादातर लोग वही अपने खेत में उपजा रहे हैं या उपजा पा रहे हैं, जिससे उनके बाल बच्चों का, उनके परिवार का पेट भर जाए, उससे उसकी आमदनी नहीं हो रही है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में 100 में 5 से 6 किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। ज्यादातर लोगों के लिए खेती अपने पेट भरने का उपाय है, या फिर उस खेत में मजदूरी वो लोग कर रहे हैं। ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। भूमि लैंड ओनरशिप जो है, इसी से जुड़ा हुआ सारा पहलू है। लोगों के पास रसीद काटने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, उसका स्वामित्व का पता नहीं है। भूमि सुधार को लेकर एक जो बड़ी समस्या है, उसका असर आपको खेती किसानी करने वाले लोगों पर दिखता है। दूसरा किसानों की जो बड़ी समस्या जिस वजह से है, वो है जल संसाधन के क्षेत्र में कोई समुचित बेहतर प्रयास न होना। बिहार के स्तर पर करीब 50% खेती योग्य जो जमीन है, उसमें बाढ़ का खतरा है, और जो बाकी का 50% जमीन बच गया, उसमें एक बड़ी मात्रा में जमीन ऐसी है जो नदियों के कटाव या सिवान, छपरा जैसे जिलों में चंवर की जो समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है। मैं छपरा में इतने दिन से घूम रहा हूँ, मुझे लगता है हजारों एकड़ जमीन यहाँ पर पानी के निकासी के न होने की वजह से या तो वहां एक फसल हो रहा है या एक भी फसल नहीं हो रहा है। तो पहली समस्या मैंने आपको बताई खेती किसानी को लेकर, वो है जमीन, भूमि सुधार का न लागू होना। दूसरा है जल संसाधन, या तो लोग बाढ़ की मार चपेट में हैं या फिर उनके खेतों में पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है। एक मैं आपसे आंकड़ा साझा कर रहा हूं, पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर बिहार में 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा थी, तो 10 वर्ष बाद पिछले वर्ष वो घटकर 11% से घटकर 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले जो नहर बनाए गए या नलकूप की व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में अब उसमें पानी आना या उससे सिंचाई की सुविधा बंद हो गई है। ये मुझे चंपारण में भी दिखा, सिवान, गोपालगंज, छपरा के एरिया में भी दिखा, और आप लोग भी देख रहे होंगे ब्लॉक वाइज भी, पंचायत वाइज भी ज्यादातर जगहों पर जहां नहर पहले से बने हुए थे या पिछले 10 साल में बने, वहां पर भी पानी नहीं आ रहा है। तो पहली समस्या भूमि की है, दूसरी समस्या सिंचाई की है, लेकिन इन दोनों से बढ़कर तीसरी जो बड़ी समस्या है जिसकी वजह से यहाँ किसानों की हालत बदहाल है, वो है उनके फसलों की उचित मूल्य का न मिल पाना। पिछले 6 महीने में जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है, गन्ने की कटाई हुई है। मुझे अभी तक जितने लोग मिले हैं, करीब 90% से ज्यादा लोग ये बताते हैं कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही बात कमोवेश गन्ने पर भी लागू होती है। चीनी मिलों के हर जगह बंद होने की वजह से, चाहे वो मरौड़ा हो या मोतिहारी हो, पूरे चंपारण, गोपालगंज, सिवान एरिया में 30 से ज्यादा मिले चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ना उपजाने वाले ज्यादातर किसान या तो उन्होंने गन्ना उपजाना बंद कर दिया है, या जो लोग उपजा रहे हैं वो पूरी तरीके से मिलों की मनमानी उन पर है। मिल चाहे तो वेराइटी के नाम पर, वजन के नाम पर, या किसी अन्य वजह से आपको जो भाव वो देना चाहते हैं वही भाव आपको मिलता है।
एक अनुमान के मुताबिक बिहार में किसानों को उनके फसल के दाम उचित मूल्य न मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, किसानों को समर्थन मूल्य, सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूं। हम लोग को ऐसा लगता है कि पंजाब में जो किसान है वो बहुत समृद्ध है, बेहतर स्थिति में है बिहार के किसान के मुकाबले। तो बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पंजाब में ये आंकड़ा है 70%, मतलब 70 जो पंजाब के किसानों ने उगाया 70% धान सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, 70% से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। जबकि बिहार में 10 साल में, एक साल में नहीं, पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। तो जो सरकारी समर्थन मूल्य है और जिस भाव पर किसान अपनी जमीन, अपना फसल बेच रहे हैं, ये अंतर का जब आर्थिक आकलन कीजिएगा तो वो निकल कर आता है करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़। मतलब अगर फसल के दाम सही मिले होते तो बिहार के किसानों को सारी परेशानी के बावजूद 20 से 25 हजार करोड़ रुपया हर साल का अलग से मिलना चाहिए था। इन 3 बड़ी समस्याओं की वजह से खेती किसानी करने वाले लोगों की हालत ये है कि रास्ते चलते लोग बताते हैं कि पहले 4-5 बरस कोई किसान मेहनत करता था, खेती करता था तो कट्ठा, 1 कट्ठा, 5 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज किसानों की हालत ये है कि अगर आप 5 बरस खेती कर रहे हैं और आपके घर में कोई दूसरा रोजी रोजगार नौकरी करने वाला नहीं है, अगर आपके घर में बेटी की शादी हो गई, कोई बीमार पड़ गया तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। इसके अलावा स्वाभाविक तौर पर रास्ते में जब हम लोग चल रहे हैं तो किसान अपनी तात्कालिक समस्याओं की भी बात करते हैं, जिसमें यूरिया की काला बाजारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये यूरिया जो 277 का है वो लोग 500 से 1200 रुपए तक लोगों ने उसका मूल्य चुकाया है और उस मूल्य पर भी यूरिया जब और जितनी मात्रा में उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसके साथ लोग डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की भी बात करते हैं, क्योंकि यूपी के मुकाबले बिहार में करीब 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमको ज्यादा देना पड़ता है डीजल पे। पेट्रोल पर 10 से 12 रुपए और डीजल पर 8 से 9 रुपए एक्स्ट्रा प्रति लीटर बिहार में लग रहा है। तीसरी जो बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं रही है। हम लोग भी यहीं सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले कम से कम प्रखंड या जिले के स्तर पर कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर होते थे जहां पर अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5-7 सालों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और उसका मूल कारण कई लोग ऐसा बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि जो नियमित शिक्षक थे पहले वो धीरे धीरे रिटायर हो गए और अभी सारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है, तो वो एक पहलू है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर, सबको समान शिक्षा देने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, गांव-गांव हर पंचायत में स्कूल खोल दिए गए। इसकी वजह से विद्यालयों का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षकों की संख्या, गुणवत्ता और पढ़ने वालों की संख्या, इन तीनों का समायोजन टूट गया है। इसका मतलब यह है कि जहां पर बिल्डिंग है, विद्यालय के अच्छे भवन बने हुए हैं, वहां पर शिक्षक नहीं है। जहां पर शिक्षक हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। कई लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों के, शिक्षा मित्रों के, नियोजित शिक्षकों की वजह से यहाँ स्थिति खराब है, मैं उनको उदाहरण के तौर पर कॉलेज के बारे में बताता हूँ। कॉलेज में जो पढ़ाई यहाँ हो रही है, चाहे वो वित्त रहित हो, अनुदानित हो या राजकीय महाविद्यालय हो, उन विद्यालयों में बिल्डिंग है, वहां पर कोई नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो सामान्य नियमित शिक्षक हैं। वहां पर एक कॉलेज में 10-10, 12-12, 15-15 हजार बच्चों का नामांकन भी है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। बच्चे एक बार नामांकन के लिए जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जाते हैं और तीसरी बार डिग्री लेने जाते हैं। मिला जुलाकर जो पूरी शिक्षा व्यवस्था अभी है, ये उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का एक जाल है। स्कूलों से खिचड़ी बट रही है,
कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को सबसे काला अध्याय माना जाएगा। इसलिए कि कल होकर बिहार में एक अच्छी सरकार अगर आ जाए तो शायद जो सड़क टूटी है वो सड़क अच्छी हो जाए, जो आज बहुत भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार कम हो जाए। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनको पूरे जीवन अपने शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता है। रोजगार पलायन, कृषि और शिक्षा के बाद मैं 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं बिहार में चल रही हैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। पूरे बिहार में अभी तक मैं 6 महीने चलने के बाद विश्वास से आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि लाभार्थियों को यहाँ 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये हर जिलों में इसकी एकदम व्यवस्थित प्रक्रिया बनी हुई है। प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आ रहा है उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन काटा जा रहा है। और ये जो कमीशन काटा जा रहा है इसमें जनप्रतिनिधि और अफसर दोनों मिलकर ये पैसा ले रहे हैं। ज्यादातर जगह पर लोग बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों में वहां के विधायक भी शामिल हैं। जो हर महीने कमीशन काटा जा रहा है उसमें विधायक भी पैसा ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रखंड के स्तर पर बिहार जैसे राज्य में 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज हर महीने आता है और हर क्विंटल से 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पैसा काटा जा रहा है। और अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में 1-2 बड़े अनाज माफिया भी पैदा हो गए, जिनका काम ही यही है कि अनाज को निकालो, इसको पैसे में कन्वर्ट करो, अफसरों और जनप्रतिनिधियों में पैसा बांटो या फिर उसी अनाज को रिसाइकल करके जन वितरण प्रणाली में डालो। दूसरी जो बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। तो बिहार में 2000 से ज्यादा गांव में पैदल चलने के बाद मैं बिल्कुल विश्वास से आपको कह रहा हूं कि खुले में शौच आज भी ज्यादातर गांव में बिहार में सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आप बिना नाक पर गमछा बांधे हुए निकल सकते हैं। दोनों ओर खुले में शौच लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जहां पर भी शौचालय बनाए गए हैं उसमें 2000 रुपए प्रति लाभार्थी के तौर पर अधिकारियों ने लिया और उसके बाद शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। जब ऊपर से केंद्र सरकार का दबाव आया तो जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर ओडीएफ का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये जमीन पर कहीं लागू नहीं है। तीसरी बड़ी योजना आवास की है। बिहार में जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बता रहे हैं कि उनको घर चाहिए। ज्यादातर जो लाभार्थी अभी तक हम लोग को मिलते हैं वो इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं, जिनको आज से कई वर्षों पहले किसी को 20,000 किसी को 25,000 रुपया आवास के लिए मिला है। जो अभी की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलना है, इस योजना में ज्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा में जिसकी सूची बनाई जा रही है उसको कोई नहीं मान रहा है। अधिकारी अपने स्तर पर तय करते हैं और एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें 1,40,000 रुपया में से लाभार्थियों को करीब 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक घूस के तौर पर देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल सकता है। जिन पंचायतों में, जिन गांवों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर लोगों ने बताया कि वहां पर भी अफसरों को 20 से 25,000 रुपया आपको देना ही है। कुछ जगह ऐसे जरूर है जहां लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधि, लोकल मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां पर लोगों को 25 से 40,000 रुपए तक इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देना पड़ रहा है। इसकी पूरी व्यवस्था वीडियो पर हम लोग के पास सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग हैं जिसमें लोग बताते हैं कि नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, घर के साथ फोटो आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहला किस्त रिलीज होता है उसमें 10,000 रुपया, वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद चौथी जो बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। इस योजना ने मुझे जमीन पर बहुत आश्चर्यचकित किया है। मैंने जब चलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि चूंकि बिहार में गरीबी इतनी है, भूमिहीनता ज्यादा है, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग मुझे मनरेगा में काम करते हुए दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 180 दिन में
मनरेगा का कोई भी सक्रिय काम हमको दिखा नहीं। कुछ जगहों पर लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेंटर मनरेगा की मदद से बनाया गया है, कुछ जगह पर लोग सड़क की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, पेड़ ओड़ लगाने की बात करते हैं कि ये मनरेगा की मदद से बनाया गया है। लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय कार्य होता हुआ मुझे अभी 180 दिन में नहीं दिखा। जब हम लोगों ने आंकड़ों में इसको देखा कि भाई जमीन पर नहीं दिख रहा है, कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, तो पता चला कि पिछले साल बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 10 रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत केंद्र से मिल सकता था तो हम लोग सिर्फ उसमें 4 रुपया ही लेकर आए, और जो 4 रुपये लेकर आए उसमें 40% की दर से पीसी काटा गया है। मनरेगा में पीसी का दर लोग 40 से 50% बता रहे हैं। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसकी स्थिति जो जमीन पर है वो मैंने आपको साझा किया। इसके अलावा मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि जो राज्य सरकार की योजना है उसकी जमीन पर हालत क्या है। राज्य सरकार की जो ज्यादातर योजनाएं हैं वो 7 निश्चय के तहत लोगों को ध्यान में है। तो 7 निश्चय का जो पहला निश्चय है, युवाओं को 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता, ये इसका लाभार्थी अभी तक हमको एक भी नहीं मिला। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। ये शायद योजना की शुरुआत ही नहीं की गई है पिछले 8 वर्ष में। पत्रकार बंधु भी इस पर कोई सवाल नहीं करते, लोगों ने मान लिया है कि योजना है ही नहीं। दूसरी एक योजना 7 निश्चय की थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के इक्का दुक्का लाभार्थी मिलते हैं। जब ये योजना बनाई गई थी तब ये परिकल्पना थी कि बिहार में कोई 1.25 करोड़ लोगों को 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा, ताकि वो ऐसे कोर्स में, ऐसे चीजों का में पढ़ाई कर सके जिससे उनको रोजगार मिले और उसके लिए उनको घर वालों से पैसा न लेना पड़े। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि पूरे बिहार में 10 लाख से कम लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है, और ये योजना भी ऐसी है जिसको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2 बड़ी योजनाएं जिसकी आप लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं, वो है नल जल योजना और नालियों गलियों के पक्कीकरण की बात। नल जल योजना में सरकार का दावा है, सरकार के वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि 2/3 नल जल योजना चल रही है। मैं गांव में चलने के बाद आपको बता सकता हूं कि करीब करीब 2/3 योजना काम नहीं कर रही है। 10 में 3-4 योजना ही काम कर रही है। अलग अलग जिलों में, जैसे चंपारण में, शिवहर में तो 10 में 9 योजना काम नहीं कर रही है। लेकिन गोपालगंज, सिवान और छपरा में मेरा जो हम लोग की जो गणना है, जो हम लोग देख रहे हैं, 10 में 6-7 योजना काम नहीं कर रही है, 2-3 योजना काम कर रही है। नल जल योजना के बनाए जाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन जो जमीन पर बात समझ में आ रही है इस योजना के चलने में, वो है जमीन का स्वामित्व, जमीन का मालिकाना हक। जिस जमीन पर ये नल जल योजना बनाई गई है, ज्यादातर वार्ड या गांव में ये उस समय के जो वार्ड सदस्य जीते हुए थे, उन्होंने या तो अपने जमीन पर इसको बनवा दिया है या अपने किसी सगे संबंधी दोस्त मित्र के जमीन पर बनवा दिया। अब जब वो लोग वार्ड सदस्य के तौर पर चुनाव हार गए हैं तो उन्होंने एक तरीके से लिटिगेशन खड़ा कर दिया है, इसका हैंडओवर ही नहीं हो रहा है नए वार्ड सदस्य को। दूसरा, ऐसे लोग जिनके जमीन पर ये लगा हुआ है, जिनके मन में ये धारणा थी कि हमारे जमीन पर ये योजना चलेगी तो हमारे घर से किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जब उनको सरकारी नौकरी मिली नहीं या कोई सरकार की ओर से सुविधा मिली नहीं, तो उन्होंने नल जल योजना को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। कई जगह तो हम लोगों ने ये देखा कि विवाह शादी में लोग पंप चलाकर बाजाबता पानी बेच रहे हैं। नल जल योजना की ये हालत है। अंतिम जो बात 7 निश्चय की है वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की बात। 7 निश्चय की 2015 में ये सबसे बड़ी योजना थी। 2015 में अनुमान किया गया था कि बिहार के घरों के नालियों के पक्कीकरण और उस पानियों को बाहर एक बड़े नाली से निकालकर निस्तारण के लिए कोई 80,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। मैंने जो गांव में देखा, अभी तक घरों के नालियों के पक्कीकरण की बात कहीं नहीं है। सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बड़े नाले जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ये नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नालों के से पानी को ले जाकर गांव के बाहर निस्तारण की व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि ज्यादातर नाले बड़े कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं। रोड के किनारे नाले तो बने हुए हैं, लेकिन उससे पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो 2 विषय है जिस पर हम लोग मानते हैं कि सुधार हुआ है, वो है बिजली और सड़क। हर आदमी समझता है कि पिछले 10-15 साल में इन 2 क्षेत्रों में काम हुआ है। तो मैं आपको
पदयात्रा के अपने अनुभव के बाद ये बता सकता हूं कि निश्चित तौर पर बिजली के क्षेत्र में सुधार है। हर जगह बिजली आई है, जहां पर भी हम लोग गए हैं वहां बिजली दिखी है। लेकिन बिजली के साथ साथ लोगों की एक बड़ी शिकायत बढ़े और गलत बिलों की है। हम लोग जितने गांव में गए हैं, करीब करीब हर गांव में लोग बता रहे हैं कि उनकी नज़र में 2000 से 5000, 6000, 10,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक भी लोग लाकर बिल दिखा रहे हैं। उनकी नज़र में बिल गलत आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बिल न दे पाने की वजह से या तो लोक अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं या फिर उनके घरों का कनेक्शन काट दिया गया है और वापस वो कटिया फंसाकर ही, तार फंसाकर ही अपना बिजली का काम कर रहे हैं। सड़कों की जहां तक बात है, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जिस पर हम लोग कम चलते हैं लेकिन जहां भी चले हैं उसमें सुधार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जमाने में लोग बताते हैं होती थी। ग्रामीण सड़कों की हालत, जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत की सड़कें हैं या जो पंचायतों की सड़कें हैं, उसकी हालत आज भी उतनी ही खराब है जितनी पहले थी। दो बातें जो पिछले 2 महीने से मैं सुन रहा हूं सिवान और छपरा स्पेसिफिक, वो है कानून व्यवस्था की बात। जब मैंने चंपारण से चलना शुरू किया था तो महागठबंधन की सरकार अभी अगस्त में बनी थी। ज्यादातर लोग ये बताते थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ सकती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं लोगों से रोज सुन रहा हूं कि कानून व्यवस्था बड़े तेजी से बिगड़ी है। कम से कम सिवान में और छपरा में हर दिन लोग अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हैं, बताते हैं, चाहे वो मर्डर है, अपहरण है, डकैती है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में बिहार में 15 से ज्यादा मुखिया जिलों को गोली मार दिया गया और करीब 6 से ज्यादा सरपंचों को मारा गया है। तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एक नई बात है जो हम लोग सिवान और छपरा में सुन रहे हैं पिछले 2 महीनों से। इसके अलावा शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी ज्यादा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मान ली गई है बात हर जगह कि शराबबंदी का मतलब है कि शराब की दुकान बंद और होम डिलीवरी हर जगह चालू। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव में लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं कि शराब हर जगह उपलब्ध है, सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं। शराबबंदी के नाम पर एक पूरा शराब माफिया खड़ा हो गया है। हर जगह थाना प्रशासन, जो भी लोग सामाजिक राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो हर आदमी शराब के जरिए पैसा कमाने में लगा हुआ है और जनता का, बिहार की सरकार का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए नहीं की कि मैं अनुमंडल और जिलों के अस्पताल में मैं जाता नहीं हूँ। पदयात्रा ज्यादातर ऐसे जगहों पर नहीं है जहां मुझे अनुमंडल और जिला अस्पताल को देखने का अवसर मिले। लेकिन जिन जगहों पर हम लोग गए हैं, गांव में, पंचायतों में, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उस पर टिप्पणी क्या करें। कहीं पर भी मुझे सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC चलता हुआ नहीं मिला। जहां पर कि कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, डॉक्टर साहब हो, वहां मरीज हो, दवा बट रहा हो, ऐसा कहीं हमको अभी तक 2000 गांव में कहीं नहीं मिला है। ज्यादातर लोग करीब करीब ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित हैं अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर। जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर लोग या तो यूपी जा रहे हैं या दूसरे जगहों पर जाकर इलाज करा रहे हैं। तो कमोवेश यही अभी तक का अनुभव रहा है। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही से परेशान जनता, दूसरा है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और तीसरा है सरकार की सभी योजनाओं में काटे जाने वाला, व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला PC। अफसरशाही से लोग इतने परेशान हैं कि चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, रसूख वाले हो, जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति मान रहा है कि बिहार में अफसर ही चला रहे हैं, अफसरशाही है, अफसरों का जंगल राज है, उनकी मनमानी है, वो जो चाहेंगे वही होगा। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोई ऐसा सरकार का विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और तीसरा, योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की या दोनों की मिली जुली हो, हर हालत में योजना में 20 से 40-50% तक PC काटा ही जाएगा। ये अभी तक का मेरा अनुभव है। अब आपके जो प्रश्न है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या बताएं, जितना समस्या सर बताया है, जन सुराज इसको कैसे निदान कर पाएंगे? देखिए, जन सुराज इसको कैसे निदान इसका करेगा। जन सुराज के जो 3 उद्देश्य हैं, जो 3 उद्देश्यों को लेकर जन सुराज का अभियान किया गया है, वो इसी बात, वो उद्देश्य ही बताते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। जन सुराज में हम लोगों का मानना है कि जितनी समस्याओं का जिक्र हम लोगों ने किया, ये ज्यादातर बिहार के लोग इससे वाकिफ है, इसको भुगत रहे हैं। लेकिन जनता जब वोट करने जाती है बिहार में,
तो इन मुद्दों पर वो वोट नहीं करती है, और वो वोट करती है जाति पर, वो वोट करते हैं धर्म के आधार पर, वो वोट करते हैं नेता का चेहरा देखकर, वो वोट करते हैं लालू जी के डर से भाजपा को या भाजपा के डर से लालू जी को। तो जन स्वराज का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाएं, लोगों को ये समझाएं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, किसी अन्य विषय पर वोट न दें। दूसरा सुधारने का, क्योंकि हम लोग का मानना है कि जब तक समाज के स्तर पर सुधार नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, और जब बेहतर राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार भी बेहतर नहीं होगी। अगर लोग, मैं रोज गांव में जाकर बता रहा हूं कि अगर लोग 500 रुपया लेकर मुखिया के चुनाव में वोट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो मुखिया चुनकर आएगा वो चोरी ही करेगा, गलती ही करेगा। तो जो पहला उद्देश्य है कि पहले लोगों को समझाया जाए, जागृत किया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। दूसरी बात कि अगर लोग तैयार हो भी जाएं तो उनके पास विकल्प होना चाहिए, एक बेहतर विकल्प होना चाहिए। तो वो विकल्प कोई व्यक्ति या कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उस विकल्प को बनाने के लिए जनता साथ में आकर बनाए, ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। तो जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जो मिलकर इस बात के लिए तैयार हैं कि नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, नया दल बनाना चाहिए। जब पदयात्रा खत्म होगा तो दूसरा उद्देश्य यही है कि सारे ऐसे लोगों को जो एक नई व्यवस्था, नया दल बनाना चाहते हैं, उनको एक साथ बैठाया जाए और सब लोगों की सहमति अगर हो तो उनकी सहमति से एक लोकतांत्रिक तरीके से दल बनाया जाए। और तीसरा जो प्रयास है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, एक सही विकल्प आ भी जाए जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो उनके पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक 10 साल की सोच समझकर योजना बनाई जाए। वो योजना अफसरों के द्वारा ऑफिस में बैठ के न बनाई गई हो, गांव-गांव से सुझाव लेकर लोगों की भावनाओं को, उनके सुझावों को जोड़कर एक ऐसी योजना बने कि अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। मोटे तौर पर हम लोग की जो जन स्वराज की सोच है कि इन 3 चीजों के समायोजन से ही बिहार की समस्याओं का निदान हो सकता है, जिसमें लोग जागृत बने, अपने अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें, एक लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया लोकतांत्रिक विकल्प हो जो लोगों का दल हो, किसी नेता, किसी परिवार, किसी जाति का दल ना हो। और तीसरी बात, इनके पास जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने का एक सोच समझकर बनाया गया योजना हो, अगले 10 साल का कार्यक्रम हो जिसको ईमानदारी से लागू किया जाए। सर, जितने भी छोटे बड़े नेता होते हैं वो लोग इसी प्रकार से दावेदारी करते हैं कि हम जीतेंगे तो इस जैसे आप बता रहे हैं कि हम दल बनाएंगे और 10 साल का तैयार करेंगे नीति जो कि बिहार बदलेगा। कैसे जनता विश्वास करे कि प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने का काम करेंगे? आपने मेरी बात इतने देर में सुनी नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग। हमने कहा कि हम दल बनाएंगे, हमने कहा कि हम बिहार को सुधार देंगे। हम तो इसके उलट बात कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, नेता यही कहते हैं कि हम दल बना रहे हैं या हमारा दल है, आप हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे, इसको सुधारेंगे। मैं एकदम इसके उलट बात जन स्वराज में कह रहा हूँ, और आप ही से नहीं, गाँव-गाँव में कह रहा हूँ कि मैं न दल बनाऊंगा, न मेरे में ये क्षमता है कि मैं बिहार सुधार दूं। अगर बिहार में दल बनाना है तो लोगों को मिलकर दल बनाना पड़ेगा। अगर बिहार को सुधारना है तो लोगों को खुद में सुधार लाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको उदाहरण देकर बताया कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा, अगर आप भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट कीजिएगा और सोचिएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, मढ़ौरा में चीनी मिल चालू हो जाए, तो हो नहीं सकता है। हम मढ़ौरा में 2 दिन रुके हुए थे, लोग आकर बता रहे हैं कि भाई मढ़ौरा में मोदी जी कहकर गए थे फिर भी ये चीनी मिल चालू नहीं हुआ। मैंने लोगों से पूछा कि भाई मढ़ौरा में मोदी जी ने ये कब कहा था, तो लोगों ने बताया 2014-15 में। मोदी जी ने 2015 में मढ़ौरा में ये बात कही थी। तो मेरा लोगों से ये पूछना था कि 15 के बाद बिहार में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, 19 में भी हुआ और 20 में भी हुआ। उन चुनाव में आपने वोट किसको किया? फिर आपने जाकर उसी भाजपा को वोट किया। तो अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने आपसे झूठा वादा किया या जो वादा किया उस पर पूरा नहीं उतरे, तो आपके पास अवसर था, विकल्प था, आप 19 में 20 में हरा सकते थे। तो आप खाली बात करने के लिए बात कीजिएगा और जो आपकी परेशानी है उस पर वोट नहीं कीजिएगा। तो मढ़ौरा के चीनी मिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वोट पाकिस्तान पुलवामा पर कर रहे हैं, तो चीनी मिल चालू होगा कैसे? मैं लोगों को, आप मेरी जाकर वक्तव्य को सुनिए,
हर जगह मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि आप जिस चीज पर वोट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, थोड़ा कम या ज्यादा। आप जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की चर्चा, जाति की गणना हर घर हर गली में बिहार में हो रही है। आप 5 किलो अनाज पर आपने वोट किया है तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है तो 1 किलो चोरी करके भी 4 किलो अनाज मिल ही रहा है। आप राम मंदिर के नाम पर वोट किए हैं तो 30 वर्ष के बाद ही सही लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। आपने मोदी जी का 56 इंच का सीना देखकर वोट किया है तो सुबह शाम आपको मोदी जी का सीना और चमकता हुआ चेहरा टीवी पर देखने को मिल ही रहा है। आपने गुजरात मॉडल की कहानी सुनकर वोट किया है तो आपके बच्चे गुजरात में जा रहे हैं मजदूरी करने, उनको मजदूरी करने को मिल ही रहा है। तो जो आप वोट दीजिएगा वही तो आपको मिलेगा, जो बोइएगा वो काटिएगा। बिहार की जनता जिन विषयों पर वोट कर रही है वो उसको मिल रहा है। बिहार की जनता ने बिजली के लिए वोट किया है तो बिजली हर जगह आ गई है, भले बिल ज्यादा आ रहा है लेकिन जब अगर आप शिक्षा के लिए वोट ही नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार के लिए वोट ही नहीं कर रहे हैं तो आपको शिक्षा और रोजगार मिलेगा कैसे? किस समय 1920 की बात आपने कही कि आपने मोदी जी के इसके पूर्व में भी कांग्रेस का काल रहा है, वोटिंग नहीं रहा है, आपके हिसाब से किसको वोट? मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। आप आकर कह रहे हैं कि मरौरा चीनी मिल में मोदी जी ने झूठ बोला। आपका ये कहना है, मेरा नहीं कहना है। जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि मरौड़ा में मोदी जी ने हम लोग को बेवकूफ बनाया, ये कहा हम लोग से वोट ले गए। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि उन्होंने आपको एक बार बेवकूफ बनाया तो दूसरी बार आप काहे खुद से बेवकूफ बने, तीसरी बार क्यों बने? विकल्प आप कहिएगा, विकल्प क्या? लोग कहते हैं विकल्प के अभाव में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास विकल्प के अभाव में आप गलती कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है, आप मिलकर विकल्प बनाइए। आपको विकल्प बनाने से किसने रोका है? सर एक सवाल दल नहीं बनाएंगे जी, तो सर इतना बड़ा आयोजन कार्यक्रम लोगों को साथ लेकर चलाइए क्या है? मैं आपको बिल्कुल फिर से आप समझने को तैयार ही नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जन सुराज कोई राजनीतिक दल नहीं है, जन सुराज कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें जिस राजनीतिक व्यवस्था में एक दल तो बने लेकिन वो दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, लोग मिलकर बनाएं। जैसे अभी भाई साहब ने सवाल किया, लोगों ने अभी भाई साहब ने सवाल किया कि जनता अगर समझती है कि मोदी जी ने हमको गलत किया, ऐसा नहीं जनता समझती नहीं है, लेकिन फिर ये समझती है कि भाई उससे उनके सामने जो खड़ा है वो उनसे भी बड़ा धोखेबाज है, तो मजबूरी में फिर उनको मोदी जी को वोट देना पड़ा। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, जनसुराज में ये बताया जा रहा है कि आप उस मजबूरी में गलत आदमी को वोट न दें, इसके लिए स्वयं जागृत होइए, स्वयं सजग होइए, खड़े होइए और आप अपना विकल्प बनाइए। लोग विकल्प क्यों नहीं बनाते? लोग ये बताते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारी राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो जनसुराज ये कह रहा है कि समाज के तौर पर आप इकट्ठा होइए, व्यवस्था की बात मत कीजिए, चिंता की संसाधन की चिंता मत कीजिए, वो जनसुराज से आपको दिया जाएगा। आप अपने बच्चे के लिए बेहतर विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। लीड करेगा क्या होता है? जनसुराज प्लेटफॉर्म है। अरे आप कोई डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं। ये पहले दिन जब शुरू हुआ उसी दिन कहा गया है, 2 मई 2021 को पहले प्रेस वार्ता में कहा गया है कि इस पूरे प्रयास के बाद दल बनेगा। ये आप कोई हमारे मुंह से नहीं निकलवा रहे, हम रोज कह रहे हैं, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। बिहार में अगर 10,000 लोग तैयार होते हैं कि दल बनाया जाना चाहिए तो 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। इसमें इतना कौन अंग्रेजी की बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? बिहार के मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया, विशेष राज्य की दर्जा नीतीश जी या दूसरे दल तभी करते हैं जब वो उनको राजनीतिक तौर पे सूट करता है। जब केंद्र के विरोध में आप रहते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहते हैं। पिछले जब से आप नीतीश जी का शासन काल देखिएगा तो 17 साल में 15 साल तो भाजपा के साथ ही रहे और उसमें करीब 10 साल भाजपा केंद्र में भी रही है। तो ये कहना कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, मुझे उसका कोई औचित्य नहीं। और दूसरी बात कि सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। बिहार में आज IT का पार्क नहीं है, IT का उद्योग नहीं है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? आपकी गन्ना चीनी मिल बंद है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? यहाँ चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 से ज्यादा चीनी मिल थे, तब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं था।
तो जो चीनी मिल चल रहा था वो क्यों बंद हो गया? मरौड़ा की चारों फैक्ट्री तो पहले विशेष राज्य के, भाई नया विशेष राज्य का दर्जा होगा तो नई फैक्ट्री आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो चल रहा था वो क्यों बंद हो गया? उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? ये बताइए कि जमींदार जो थे पुराने जमाने में जमीन बेच रहे हैं और अभी जो नहर वगैरह का पोजीशन है, तो पाकिस्तान वाली हालत हिंदुस्तान में भी हो जाएगी गेहूं वगैरह जो चल रहा है, ये बताइए आप। ये सवाल क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब जो जमींदार थे, जो जमीन अपनी बेचते जा रहे हैं, जो गांव में बहुत कम लोग अब जमीन, मुझे अपने 6 महीने के पदयात्रा में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई एक विशेष वर्ग विशेष जमीन बेच रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक और सवाल है सर, थोड़ा सा बात की बेरोजगारी, अगर बात करें तो 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का